हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुछ इस तरह के राइटर जो रेस्टोरेशन टाइम पीरियड और रोमांटिक टाइम पीरियड के बीच में आते हैं, मतलब इनको प्री रोमांटिक भी बोलते हैं। तो ये माइनर राइटर्स हैं, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है इनके, एक एक दो दो वर्क ही हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो पांच छह राइटर को हम एक साथ इसी वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विलियम कूपर की, जिनका बर्थ हुआ था 1731 में और इनकी डेथ हुई थी 1800 में। वाज एन इंग्लिश पोएट एंड एंग्लिकन हिम राइटर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएट ऑफ हिज टाइम। कूपर चेंज्ड द डायरेक्शन ऑफ 18th सेंचुरी नेचर राइटिंग बाय राइटिंग ऑफ एवरीडे लाइफ एंड सीन्स ऑफ द इंग्लिश कंट्री साइड। तो इन्होंने नेचर राइटिंग लिखना, नेचर राइटिंग थी पहले, उसके बाद इन्होंने जो एवरीडे लाइफ थी और कंट्री साइड का जो सीन था उसके ऊपर लिखना शुरू किया था। इन मैनी वेज ही वॉज वन ऑफ द फोर रनर ऑफ रोमांटिक पोएट्री। सैमुअल टेलर कॉलरिज कॉल्ड हिम द बेस्ट मॉडर्न पोएट। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज ने इन्हें बेस्ट मॉडर्न पोएट बोला है। और विलियम विलियम वर्ड्सवर्थ है, उन्होंने पर्टिकुलरली एडमायर्ड हिज पोएम यार्डली ऑक, ये इनकी पोएम थी यार्डली ऑक, इनको एडमायर किया है। हिज रिलीजियस सेंटीमेंट एंड एसोसिएशन विद जॉन न्यूटन। तो जॉन न्यूटन जिन्होंने अमेजिंग ग्रेस हिम लिखी थी, लेड टू मच ऑफ द पोइट्री फॉर विच ही इज बेस्ट रिमेंबर्ड एंड टू द सीरीज ऑफ ओलनी हिम। तो ये इनका वर्क है ओलनी हिम। आपको नाम याद आना चाहिए, इंपॉर्टेंट माना जाता है, काफ़ी फेमस था। लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस, ये इनकी एक पोम थी। इनमें से एक फ्रेज है जो आज भी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी इस फ्रेज को, लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस पोम में, विलियम कूपर ने। और वो फ्रेज है, गॉड मूव्स इन ए मिस्टीरियस वे हिज वंडर्स टू परफॉर्म। ही ऑल्सो रोट अ नंबर ऑफ एंटी स्लेवरी पोम्स एंड हिज फ्रेंडशिप विद न्यूटन। तो एंटी स्लेवरी पोम्स लिखी हैं इन्होंने और इनकी न्यूटन के साथ फ्रेंडशिप थी। और न्यूटन थे वो एंटी स्लेवरी कैंपेनर थे, ये कैंपेन करते थे जो भी स्लेवरी का कल्चर था उसके खिलाफ। तो इसी कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए कूपर ने एक पोम लिखी थी, द निग्रोज कंप्लेन, 1788 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द निग्रोज कंप्लेन। इसी में से कुछ लाइन्स है, कुछ क्योट्स हैं जो मार्टिन लूथर किंग थे 20th सेंचुरी में, उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया था, सिविल राइट मूवमेंट्स। तो उसमें विलियम कूपर की जो पोम है द निग्रोज कंप्लेन, उनमें से काफ़ी कुछ क्योट्स इन्होंने यूज़ किए थे, बहुत यूज़ करते थे ये अपने मोमेंट के टाइम में। ही ऑल्सो रोट सेवरल अदर लेस वेल नोन पोम ऑन स्लेवरी इन 1780, मच ऑफ विच अटैक द आइडिया दैट स्लेवरी वॉज इकोनॉमिकली विएबल। तो काफ़ी पोम्स लिखी है इन्होंने स्लेवरी पे, लेकिन जो निग्रोज कंप्लेन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी फेमस हुई थी। वो बाकी की हैं वो इतनी फेमस नहीं है। इनके बाद इनका एक और वर्क है द टास्क। तो ये द टास्क वर्क है, ये 6 बुक्स में है, 1785 में आया था। और इसमें हर एक 6 बुक में, तो एक बुक में एक पोम को बताया गया है। तो इनके नाम डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इनके नाम है, जो बुक 1 है उसमें द सोफ़ा, बुक 2 में द टाइम पीस, बुक 3 में द गार्डन, बुक 4 द विंटर इवनिंग, बुक 5 द विंटर मॉर्निंग वॉक और बुक 6 है द विंटर वॉक एट नून। तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन सी बुक में जो पोम है वो किस नाम से है। 6 बुक्स है, 6 बुक ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, 1785 में आई थी और मेन है इसका द टास्क। अब उसके बाद बात करते हैं एडवर्ड गिबन की। एडवर्ड गिबन का बर्थ हुआ था 1737 में, इनकी डेथ हुई थी 1794 में। हिस्टोरियन थे, राइटर थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इनका जो वर्क है द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, इनका ये एक ही वर्क है जो इम्पोर्टेंट है, पब्लिश्ड इन 6 वॉल्यूम। तो ये कितने वॉल्यूम में है? द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। तो 6 वॉल्यूम में है, 1776 से 1778 के बीच पब्लिश हुआ था। इज नोन फॉर द क्वालिटी एंड आयरनी ऑफ इट्स प्रोज, इट्स यूज ऑफ प्राइमरी सोर्सेज एंड इट्स पोलेमिकल क्रिटिसिज्म ऑफ द ऑर्गेनाइज रिलीजन। तो कब आया था ये वर्क और किसने लिखा है? एडवर्ड गिबन का ये एक ही वर्क है जो इंपॉर्टेंट है, 6 वॉल्यूम में है। उसके बाद बात करते हैं टोबियस जॉर्ज स्मॉलेट, इनको शॉर्ट में टोबियस स्मॉलेट बोलते हैं। तो इनका बर्थ हुआ था 1721 में, डेथ हुई थी 1771 में। वाज ए स्कॉटिश नॉवेलिस्ट, सर्जन, क्रिटिक एंड प्ले राइट। ही वॉज बेस्ट नोन फॉर पिकारेस्क नॉवल। पिकारेस्क नॉवल कौन सा होता है? जिसमें जो भी प्रोटैगनिस्ट होता है वो उसके एडवेंचर को दिखाया गया है, मतलब चाइल्डहुड से कैसे वो अडल्टहुड तक पहुंचता है और क्या एडवेंचर होता है उसका। जिसमें एडवेंचर होता है वो पिकारेस्क नॉवल होता है। तो इनके नाम हैं द एडवेंचर्स ऑफ रॉड्रिक रैंडम जो 1748 में आया था, द एडवेंचर्स ऑफ पेरेग्रिन पिकल जो 1751 में आया था, एंड द एक्सपेडिशन ऑफ हम्प्री क्लिंकर जो 1771 में आया था, विच इन्फ्लुएंस लेटर नॉवेलिस्ट इंक्लूडिंग चार्ल्स डिकन। तो इनके वर्क से चार्ल्स डिकन को काफ़ी इन्फ्लुएंस मिला है।
Smollett first published work in 1746 was a poem about the Battle of Culloden. इसका टाइटल क्या था? द टीयर्स ऑफ स्कॉटलैंड, बट इट वाज द एडवेंचर ऑफ रॉड्रिक रैंडम. तो ये जो पोम थी वो इतनी फेमस नहीं हुई थी, इनको अच्छी खासी फेम मिली थी द एडवेंचर ऑफ रॉड्रिक रैंडम वर्क से, जो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल था. स्टोरी ऑफ ए नॉर्थ ब्रिटेन ऑन द मेक विच मेड हिज नेम. His poetry was described as delicate, sweet, and murmurs as a stream. The adventure of Roderick Random was modelled on Lee Sage's Gil Blas, and despite its scandalous content covering snobbery, prostitution, debt, and hinting at homosexuality, तो ये सारा कंटेंट इसके वर्क में था. फिर भी ये पब्लिश हुआ. ये पब्लिश हुआ था 1748 में. आफ्टर दैट स्मोलेट फाइनली हैड हिज ट्रेजेडी द रेजिसाइड. ये इनकी ट्रेजेडी थी, ये पब्लिश हुई थी बट परफॉर्म नहीं हुई थी. 1750 he travelled to France where he obtained material for his second novel The Adventure of Peregrine Pickle. तो ये इनका सेकंड नॉवल है पेरेग्रीन पिकल, अनदर सक्सेस. ये भी काफ़ी सक्सेसफुल वर्क था. हैविंग लिव्ड फॉर अ ब्रीफ टाइम इन बाथ. तो इंग्लैंड में ये बाथ नाम की जगह है. ये काफ़ी फैशनेबल वर्ल्ड माना जाता है. ये यहाँ पे फैशन बहुत ज़्यादा था बाथ में, काफ़ी लग्जरी लाइफ थी यहाँ के लोगों की. ही रिटर्न टू लंदन इन एंड पब्लिश द एडवेंचर ऑफ Ferdinand Count Fathom in 1753, but this did not sell well and he went into debt. तो ये अच्छा नहीं बिका था इनका वर्क. His novel were published by the well-known London bookseller Andrew Miller. Smollett became considered as a man of letters and associated with such figures as David Garrick, Lawrence Sterne, Oliver Goldsmith, and Samuel Johnson, whom he famously nicknamed the Great Cham of Literature. In 1755, he published an English translation of Miguel de Cervantes' novel Don Quixote. तो डॉन क्योटो का इंग्लिश ट्रांसलेशन इन्होंने लिखा था, जिसको रिवाइज किया था 1761 में. पहले 55 में लिखा था, फिर 1761 में इसको रिवाइज किया था. इन 1756 ही बिकेम ब्रीफली एडिटर ऑफ द 58th वॉल्यूम यूनिवर्सल हिस्ट्री. ये एक जर्नल था और उसके बाद द क्रिटिकल रिव्यू के एडिटर भी बने थे ये. तो उसके बाद जो नेक्स्ट राइटर हैं वो हैं जेम्स मैकपर्सन. जेम्स मैकपर्सन का बर्थ हुआ था 1736 में स्कॉटलैंड में और इनकी डेथ हुई थी 1796. ये स्कॉटिश पोइट हैं हुज इनिशिएशन ऑफ द ओसिनी कंट्रोवर्सी हैज़ ऑब्सक्योर्ड हिज जेन्युइन कंट्रीब्यूशन टू गैलिक स्टडीज़. तो जो गैलिक मैन्युस्क्रिप्ट थी या जो गैलिक लैंग्वेज थी उसमें जो ओरल स्टोरेज थी, जो ओरली पोम्स ट्रांसमिटेड थी, उनको इन्होंने राइट किया था, लिखा था. मैकपर्सन्स फर्स्ट book of poem The Highlander 1758 was undistinguished, but after collecting Gaelic manuscripts and having orally transmitted Gaelic poems transcribed with the encouragement of poet John Home and the financial support of the rhetorician Hughes Blair, he published Fragment of Ancient Poetry translated from the Gaelic language. तो ये इनको किसने हेल्प की थी? एक तो ह्यूज ब्लेयर थे और एक जॉन होम थे. इन्होंने इनको इंस्पायर किया था, फाइनेंशियल हेल्प की थी कि जो गैलिक मैन्युस्क्रिप्ट है उनमें से वर्क को आप उठाओ और ट्रांसलेट करो 1760 में. और ये दो और वर्क है, फिंजल जो 1762 में आया था और टिमोरा 1763 में. तो ये नाम ही काफ़ी है, नाम याद कर लेना आप. claiming that much of their content was based on a 3rd century Gaelic poet Ossian. No Gaelic manuscript date back beyond the 10th century. The authenticity of the Ossian was supported by Blair जिन्होंने इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया था. Looked on with skepticism by the Scottish philosopher David Hume, admired with doubt by the English poet Thomas Gray, and denied by the Panjandrum of English letter Samuel Johnson. None of the critics knew Gaelic. तो और कोई जो थे वो गैलिक नहीं जानते थे, यही थे जो थोड़ा बहुत जानते थे. तो किसी ने एडमायर किया, किसी ने डाउट के साथ एडमायर किया और किसी ने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया कि ऐसी कोई गैलिक मैन्युस्क्रिप्ट नहीं थी, ऐसी कोई पोम्स नहीं थी. None of the critic knew Gaelic. Macpherson often injected a good deal of romantic mood into the originals, sometimes closely followed them and other times did not. His language was strongly influenced by the authorized version of Bible. The originals were published only after Macpherson's death. उसके बाद बात करते हैं थॉमस पर्सी की. इनका बर्थ हुआ था 1729 श्रॉपशायर इंग्लैंड में और डेथ हुई थी 1811 में काउंटी डाउन आयरलैंड में. इंग्लिश एंटिक्वेरियन एंड बिशप यूज कलेक्शन ऑफ बैलेट्स रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री. ये टाइटल कई बार पूछा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी या वर्क मैच था कॉलम में. 1765 में आया था और रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री. तो पुराने टाइम में एंशिएंट टाइम में बैलेट्स होते थे,
एक तरह से सॉन्ग होता था, उसी को इन्होंने रिवाइव किया है। और जो रोमांटिक पोएट्स थे बाद में जो वर्ड्सवर्थ है या एस टी कॉलरी, जो उन्होंने भी बैलेट लिखे थे तो उनके लिए इंस्पिरेशन थे। उसके बाद बात करते हैं जेम्स थॉम्सन की। जेम्स थॉम्सन जिनका बर्थ हुआ था 1700 में स्कॉटलैंड में और डेथ हुई थी 1748 में इंग्लैंड में। स्कॉटिश पोएट हुज बेस्ट वर्स फोरशैडोड सम ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। His poetry also gave expression to the achievement of Newtonian science and to an England reaching toward great political power based on commercial and maritime expansion। तो उस टाइम मैरीटाइम एक्सपेंशन था, सी एक्सपेंशन काफ़ी हो रहा था। इनकी एजुकेशन ग्रामर स्कूल में हुई और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में। थॉम्सन एक ट्यूटर बने थे। उसी टाइम उनका एक मास्टरपीस था, उनकी ब्लैंक वर्स पोएम थी जो 4 पार्ट में आई थी, उसका नाम है द सीजन्स। ये इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। एक द सीजन्स कब आया था, मतलब 4 पार्ट्स में पब्लिश हुआ था, जैसे 4 सीजन होते हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग और ऑटम। तो सबसे पहले विंटर आया था, 1726 में, फिर समर आया था 1727 में, फिर स्प्रिंग 1728 में, और फिर ये ऑटम के साथ ये चारों कलेक्शन पब्लिश हुए थे पूरी एक पोम के अंदर, वो आया था 1730 में। द पोएट ऑल्सो इज रिमेंबर्ड एज द ऑथर ऑफ द फेमस ओड रूल ब्रिटानिया फ्रॉम एल्फ्रेड ए मास्क फॉर हिज एम्बिशियस पोम इन 5 पार्ट्स लिबर्टी 1735 टू 36 में आया था, एंड फॉर द कैसल ऑफ इंडोलेंस 1748 में, एन एलिग्री इन स्पेंसेरियन स्टेंजा ऑफ व्हाट मे अकर व्हेन इंडोलेंस ओवरकम्स इंडस्ट्री। तो ये इनके वर्क थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट राइटर जो है फ्रांसिस बर्ने। ये फीमेल राइटर हैं। उस टाइम फीमेल राइटर काफ़ी कम होती थी, तो फ्रांसिस बर्ने ने काफ़ी नोवेल, 4 नोवेल हैं इनके लिखे थे, और जेन ऑस्टिन थी, और जो भी आगे के राइटर थे उनको काफ़ी इंस्पिरेशन मिली थी। तो फ्रांसिस बर्ने, जिनको फैनी बर्ने भी बोलते हैं, इनका बर्थ हुआ था 52 में, डेथ हुई थी 1840 में। एंड आफ्टर मैरिज इनका नाम हो गया था मैडम डी आराबले। वॉज बोर्न इन किंग्स लिन इंग्लैंड ऑन 52 एंड टू म्यूजिकल हिस्टोरियन डॉक्टर चार्ल्स बर्ने, ये इनके फादर थे। इनकी मदर थी ईस्टर स्लीप बर्ने। तो 6 चिल्ड्रन थे। शी वॉज सेल्फ एजुकेटेड एंड बिगिन राइटिंग एट शी कॉल्ड हर स्क्रिबलिंग एट द एज ऑफ 10। सी मैरिड इन 1793 एट 42 की एज में इनकी मैरिज हुई थी, जो फ्रेंच एग्जाइल जनरल एलेक्जेंडर डी एराबले, और इनके एक सन थे इनसे एलेक्जेंडर, जिनका बर्थ हुआ था 1794 में। आफ्टर ए लेंथी राइटिंग कैरियर एंड ट्रेवल्स that took her to France for over 10 years, she settled in Bath, England। फ्रांसिस बर्ने एक नॉवेलिस्ट थी, डायरिस्ट थी और प्ले राइट थी। इन्होंने 4 नॉवेल लिखी थी, 8 प्लेज लिखे थे और एक बायोग्राफी, एंड 20 वॉल्यूम्स ऑफ जर्नल्स एंड लेटर्स। In addition to the critical respect she received for her own writing, she is recognized as a literary precursor to prominent authors that came after her, including Jane Austen and William Makepeace Thackeray। She published her first novel Evelina or the History of a Young Lady Entrance into the World। तो एवेलिना इनका फर्स्ट नॉवल था, बहुत फेमस हुआ था ये, और इसका सब टाइटल था द हिस्ट्री ऑफ ए यंग लेडीज एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड। एनोनिमसली पब्लिश हुआ था ये 1778 में, क्योंकि इनके फादर थे वो नहीं चाहते थे कि इनके वर्क पब्लिश हों। Written in an epistolary style, Evelina portrayed the English upper middle class from the perspective of a young 17-year-old woman who has reached marriageable age। A comic and witty novel, the work is ultimately a satire of the kind of oppressive masculine that shaped a young woman's life in the 18th century, as well as of other forms of social hypocrisy। Thus, it stands as a landmark in the development of the novel of manners। तो इनका जो वर्क है वो नॉवल ऑफ मैनर्स के अंदर आता है, और काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है इसमें। When its authorship was revealed, it brought her almost immediate fame due to its unique narrative and comic strength। और उसके बाद इनका वर्क आया सिसिलिया इन 1782 में, मतलब आफ्टर 4 years, और इसका सब टाइटल है मेमोयर्स ऑफ एन हायरस, written partly at Chestington Hall, and after much discussion with Mr. Cripps, the publisher का नाम है मैशर्स पेनी एंड कैडल, पेड फ्रांसिस £250 फॉर हर नोवेल। द प्लॉट ऑफ सेसिलिया रिवॉल्व अराउंड द हीरोइन सिसिलिया बेवरले। तो इनके जो अंकल थे उनको एक तरह से ऐसे था कि अगर ये एक ऐसा हस्बैंड ढूंढेगी जो इसके नाम को एक्सेप्ट करेगा, तो तब उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो इसको मिलेगी, अदरवाइज इसके अंकल के पास ही रह जाएगी।
तो इस तरह से ढूंढना इम्पॉसिबल था उस टाइम पीरियड में. This proves impossible given the social climate that she lives in and she gives up her fortune to marry for her love. तो अपने जिसे ये प्यार करती है उससे शादी करने के लिए इसको अपनी पूरी प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी. The work received praise for the mature tone of its ironic third person narration but was viewed as less spontaneous than her first work. तो फर्स्ट वर्क था एवेलिना वो ज़्यादा सक्सेसफुल था. And as weighed down by the author's self-conscious awareness of her own audience. Some critics claim to have found the narration intrusive, while some of her friends found the writing too closely modeled on Johnson's. उसके बाद इनके दो वर्क और थे. कैमिलिया, इसका जो सबटाइटल है पिक्चर ऑफ यूथ इन 1796 में, और द वंडरर, और इसका सबटाइटल है फीमेल डिफिकल्टीज इन 1814 में. ऑल ऑफ बर्नेज नॉवल एक्सप्लोर द लाइफ ऑफ इंग्लिश एरिस्टोक्रेट्स. किसको सटायर किया है? सोशल pretension and personal foibles with an eye to larger questions such as the politics of female identity. Burney never succeeded in having her play performed, save one largely due to objection from her father, who thought that publicity from such an effort would be damaging to her reputation. तो इनके जो प्ले थे वो परफॉर्म नहीं हुए थे, पब्लिश तो हो गए थे. इनके फादर थे, उनको लगता था कि कोई एक वुमन है वो लिख रही है या उसकी प्ले परफॉर्म हो रही है तो ये उसकी रेपुटेशन को खराब करेंगे. Algiva was staged but unfortunately was not well received by the public and closed after the first night performance. तो एक राइटर और है थॉमस चैटरटन, उनको करेंगे हम, बाकी फिर ये माइनर राइटर्स कंप्लीट हो जाएंगे. थॉमस चैटरटन, इनका बर्थ हुआ था 1752 में और इनकी डेथ हुई थी 1717 में. वाज एन इंग्लिश पोएट एंड फोर्जर ऑफ स्यूडो मिडिवल पोइट्री, committing suicide by arsenic rather than die of starvation at the age of 17. तो ये एज ऑफ 17 में ही इन्होंने सुसाइड कर लिया था. ये सर्व्ड एज एन आइकन ऑफ अनएक्नोलेज्ड जीनियस फॉर द रोमांटिक्स, क्योंकि जब इनके वर्क पब्लिश हुए या जो भी रोमांटिक राइटर्स थे इनके बाद आए उन्होंने इनको काफ़ी प्रेज किया, लेकिन ये सब हुआ था पोस्ट ह्यूमसली, तो उससे पहले इनकी डेथ हो गई थी. मतलब अपने लाइफ टाइम में इनको कोई भी एक्नोलेजमेंट नहीं मिला था. चैटरटन्स जीनियस and his tragic death are commemorated by many major poets and authors of the Romantic style. P.B. Shelley in Adonis, William Wordsworth in Regulation and Independence, S.T. Coleridge in a monody on the death of Chatterton, D.G. Rossetti in 5 English poets, Henry Wallace ये एक पेंटर थे, इन्होंने पेंटिंग बनाई थी, The Death of Chatterton, and John Keats inscribed Endymion to the memory of Thomas Chatterton. His first known poem was a scholarly Miltonic piece on the last Epiphany written when he was 10. तो बहुत कम एज में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था. About a year later, an old parchment he had inscribed with the pastoral eclogue Eleanor and Juga, supposedly of the 15th century, deceived its readers, and thereafter what had begun merely as a childish deception became a poetic activity quite separate from Chatterton's acknowledged writing. These poems were supposedly written by a 15th century monk of Bristol, थॉमस रावली. तो इन्होंने जो वर्क लिखा था, जो पॉम्स लिखी थी, उसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर का था थॉमस रावली, उसी का परसेप्शन दिखाया था, उसी के परस्पेक्टिव से ये पॉम लिखी गई थी. तो जो कैरेक्टर था वो था थॉमस रावली और ये फिक्शनल था. द नेम वॉज टेकन फ्रॉम ए सिविलियन मोन्यूमेंट ब्रास एट सेंट जॉन्स चर्च इन ब्रिस्टॉल. द पोम हैड मैनी शॉर्ट कमिंग्स, बोथ हैड मिडिवल writing and as poetry, yet Chatterton threw all his power into the poems supposedly written by Rowley in such a manner as to mark him a poet of genius and an early romantic pioneer, both in metrics and feeling. कुछ राइटर्स हैं जो इनके वर्क को मानते हैं कि इन्होंने इनका ओरिजिनल वर्क नहीं है, ये इन्होंने कॉपी किया है. तो ये जो माइनर राइटर्स हैं प्री रोमांटिक हैं ये कंप्लीट हो गए हैं. आर बी शेरिडन और लॉरेंस स्टर्न, इनको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि इनके वर्क इंपॉर्टेंट है और थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए अगले वीडियो में इनको कवर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.